गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 16 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। अब बात करते हैं कल वाले रिवीजन क्वेश्चंस की। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय बने हैं। नौसेना की युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी प्रेरणा देव स्थली बनी है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय शहर हैदराबाद को पहला स्थान मिला है, जो भारत में ही पहले स्थान पर है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव आनंद। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दोहमा बने हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साउथ एशिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इवेंट यानी एक्सकॉन 2023 का शुभारंभ किया है बेंगलुरु कर्नाटक में। देश का पहला इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर वॉल्वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी ने लॉन्च किया है। साल 2024 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जावेद अख्तर को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में आंद्रे ब्रूगेर का निधन हुआ, वे प्रसिद्ध अभिनेता थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है फ्रांस में। करेक्ट आंसर है फ्रांस। 10 दिसंबर को यूरोपीय देश फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मूर्ति को स्थापित करने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। मूर्ति की स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास शहर में हुई है। तिरुवल्लुवर को साउथ इंडिया का संत कबीर भी कहा जाता है। उन्होंने संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना की थी। दुनिया भर में तिरुकुरल की तुलना अन्य धर्मों की महान पुस्तकों से की जाती है। साउथ इंडिया में उनके रचित ग्रंथ और संग्रह रामचरितमानस की तरह पढ़े जाते हैं। देश की कई यूनिवर्सिटीज में तिरुवल्लुवर पर वेस्ट स्टडी की जाती है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये दोनों बने हैं। 13 दिसंबर 2023 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत के दो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और प्रमोटर विजय अमृतराज को जगह मिली है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। 69 वर्षीय विजय अमृतराज ने साल 1993 में टेनिस से संन्यास लिया था। लिएंडर पेस ने साल 2020 में टेनिस से रिटायरमेंट लिया था। वह मेंस सिंगल्स और मिक्स टूर्नामेंट में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। वह 37 हफ्ते तक ATP युगल रैंकिंग में टॉप पर काबिज रहे थे। विजय अमृतराज को टेनिस में योगदान देने वालों की कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है। अब तक इस लिस्ट में 27 देशों के 264 लोगों को शामिल किया गया है। भारत इसमें शामिल होने वाला 28वां देश बन जाएगा। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की स्थापना साल 1954 में हुई थी। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम म्यूजियम न्यूपोर्ट अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजनलाल शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीते 2 दशक में पहली बार बीजेपी की ओर से राजस्थान में कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले वसुंधरा राजे जो बीजेपी से हैं 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं। भजनलाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान में दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि वासुदेव देवनानी विधानसभा के स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है। भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023
कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। वियतनाम में शुरू हुआ है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये की चिंता के बीच भारत और वियतनाम ने संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 शुरू किया है। 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण वियतनाम की राजधानी हनोई में प्रारंभ हुआ है। विनबैक्स 2023 युद्ध अभ्यास 11 से 21 दिसंबर 2023 तक चलेगा। विनबैक्स की शुरुआत हुई थी साल 2018 में। इसका पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वैकल्पिक रूप से भारत और वियतनाम में आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण यानी अगस्त 2022 में चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया था। भारत ने जुलाई 2023 में वियतनाम को अपना सेवारत युद्धपोत INS कृपाण उपहार में दिया था। आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य वियतनाम का दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन से विवाद है। साल 2023 में BCCI ने किस भारतीय क्रिकेटर का नाम अर्जुन पुरस्कार के नॉमिनेशन के लिए भेजा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शमी का नाम भेजा गया है। 13 दिसंबर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI ने भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन पुरस्कार के नॉमिनेशन के लिए भेजा है। बैडमिंटन खिलाड़ी जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। मोहम्मद शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 7 मैचों में 24 विकेट लिए थे। शमी के अलावा 16 अन्य खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनमें शामिल हैं पुरुष हॉकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी शामिल हैं। मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन और शतरंज खिलाड़ी R वैशाली, गोल्फर दीक्षा डागर, निशानेबाज ऐश्वर प्रताप सिंह तोमर, पहलवान अंतिम पंगाल और टेबल टेनिस खिलाड़ी अयिका मुखर्जी भी नॉमिनेट हैं। ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार के लिए कविता जो कबड्डी खिलाड़ी हैं, मंजूषा कंवर जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, विनीता कुमार शर्मा ये हॉकी खिलाड़ी हैं को नामांकित किया गया है। खेल मंत्रालय ने इस साल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार का फैसला करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश AM खानविलकर को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। इंडिगो एयरलाइंस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छठवीं। 13 दिसंबर को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो भारतीय कंपनी इंडिगो दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई है। इंडिगो ने अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया है। इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट कैप $13.7 बिलियन है, यानी 1.15 लाख करोड़ रुपए। यूनाइटेड एयरलाइंस का मार्केट कैप $13.5 बिलियन है, यानी लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर डेल्टा एयरलाइंस है जिसका मार्केट कैप 26.54 बिलियन है। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में इंडिगो को 188.9 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना अगस्त 2006 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के दिवाली पावर ऑफ ऑन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है बान की मून को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बान की मून। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख बान की मून को दिवाली फाउंडेशन US द्वारा आयोजित 2023 दिवाली द पावर ऑफ ऑन अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड शांतिपूर्ण और सुरक्षा दुनिया बनाने में उनके निस्वार्थ प्रयासों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को कूटनीति का ऑस्कर भी कहा जाता है। वर्ष 2023 के लिए अन्य पुरस्कार विजेताओं में संयुक्त राष्ट्र में बोस्निया और हर्जेगोविना की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि मिरसादा कोलाकोविक
संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण कोरिया की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि किम सुक और 72वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और बेलग्रेड प्रिस्टिना संवाद के लिए यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि मिरोस्लाव लाजकक शामिल हैं। बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। उन्होंने जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक दुनिया के शीर्ष राजनयिक के रूप में 2 कार्यकाल तक सेवा दी थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। इस अवार्ड की स्थापना दिवाली फाउंडेशन यूएस ने साल 2017 में की थी। लगातार दूसरी बार WTA वर्ष 2023 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है ईगा स्वितेक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लगातार दूसरे साल सत्र के आखिर में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करके ईगा स्वितेक ने लगातार दूसरी बार WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया है। यह श्रेय हासिल करने वाली वह सेरेना विलियम्स के बाद दूसरी महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। पिछले साल यानी साल 2022 में खेल से संन्यास लेने वाली सेरेना विलियम्स 2012 से 2015 के बीच हर साल वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने कुल 7 बार यह सम्मान हासिल किया है। पोलैंड की ईगा स्वितेक इस साल 68 मैच जीते हैं उन्होंने और 11 हारे हैं। पिछले महीने WTA फाइनल्स जीतकर उन्होंने एरिका सबालेंका को नंबर 1 रैंकिंग से हटाया है। ईगा स्वितेक के कोच टोमास विक्टोरोवस्की को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला है, जबकि एलिना स्वितोलिना को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वापसी का पुरस्कार दिया गया है। साल 2023 सीजन के बाद IPL की वैल्यू कितने करोड़ हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 89,259 करोड़ रुपए। 12 दिसंबर को ब्रांड फाइनेंस की जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की ब्रांड वैल्यू 28% बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 सीजन के बाद IPL की वैल्यू 89,259 करोड़ रुपए हो गई है। साल 2008 में IPL शुरू होने के बाद इसका वैल्यूएशन 433% बढ़ गया है। वैल्यू बढ़ने की वजह स्टेडियमों में दर्शकों की बढ़ती संख्या, इंटरनेट, अन्य माध्यमों पर अधिक मांग और मीडिया साझेदारी है। IPL में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू 725 करोड़ रुपए वाली टीम मुंबई इंडियंस की है। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स 675 करोड़ रुपए, कोलकाता नाइट राइडर्स 655 करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड है, जिसकी एक साल में 48% वैल्यू बढ़ी है। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर को लेकर फैसला सुनाया है? तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इसका फैसला सुनाया गया है। 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने इन याचिकाओं को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थली शाही ईदगाह मामले में 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता हुआ था। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के सहयोगी संगठन श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुए इस समझौते में 13.37 एकड़ भूमि में से 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह के लिए दी गई थी। अब बात करते हैं कल वाले सवाल के उत्तर के बारे में। गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1924 में। 4 दिसंबर 1924 को भारत के तत्कालीन वायसराय रूपस इसाक ने गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया था। इसका निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा को यादगार बनाने के लिए किया गया था। जॉर्ज पंचम भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट थे।
31 मार्च 1911 को इस स्मारक का निर्माण शुरू हुआ था। यह स्मारक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 26 मीटर या 85 फीट। 16वीं सदी के गुजराती तत्वों से प्रेरित इंडो इस्लामिक शैली में बने इस स्मारक के वास्तुकार जॉर्ज विटेट हैं। और आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है, किस देश में बारनी क्लार्क के रोगग्रस्त हृदय को कृत्रिम हृदय जार्विक सेवन से बदला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।